जय जोहार। आज की ये सच्ची कहानी है विश्वासघात की, लालच की और एक ऐसे रिश्ते की जिसमें प्यार की आड़ में एक नफरत का साया पनपा। यह कहानी आपको इंदौर के सोनम और राजा रघुवंशी के उस मामले की याद दिलाएगी जिसने पूरे देश को यहाँ पर स्तब्ध कर दिया था। लेकिन आज मैं आपको यहाँ पर तेलंगाना के कुरनूल से सामने आई एक ऐसी खौफनाक वारदात सुनाने जा रहा हूँ जहाँ पर एक बार फिर से शादी का पवित्र बंधन खून से सना और रिश्तों का मतलब ही हमेशा के लिए बदल गया। ये कहानी तेलंगाना के कुरनूल की है जहाँ पर एक जवान लड़का था जो की एक सरकारी नौकरी में था और जमीन नापने का काम किया करता था। घर में उसकी उम्र शादी की हो चुकी थी और घर वालों ने भी उसके लिए दुल्हन ढूंढनी शुरू कर दी थी। और इसी कुरनूल में रहा करती थी ऐश्वर्या, जिसके माता पिता भी अपनी बेटी के लिए रिश्ता देख रहे थे, यानी कि अच्छा लड़का ढूंढ रहे थे उसके लिए। अब जितने भी लोग थे यहाँ पर गांव और बिरादरी में, वो इन दोनों परिवारों को एक दूसरे से मिलवाते हैं। जैसे ही दोनों परिवारों की मुलाकात हुई, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और इसी साल फरवरी में तेजेश्वर और ऐश्वर्या का रिश्ता तय हो गया, यानी कि उसकी शादी की तारीख इसी साल हो गई। पंडित जी से मुहूर्त निकलवाए गए और शादी की तारीख तय हुई 18 मई की 2025 में। सब कुछ एकदम धूमधाम से चल रहा था और शादी की जो तैयारियां थी एकदम सबाब में थी। लेकिन फिर आगे चलकर कुछ ऐसा होता है ना जिसने सबको हमेशा के लिए चौंका कर रख दिया। 18 मई को ना शादी थी इन दोनों की। 5 दिन पहले ऐश्वर्या अपने घर से गायब हो गई। किसी को भी ये नहीं पता था कि ऐश्वर्या आखिर कहाँ चले गई थी। 5 दिन बाद यहाँ पर इन दोनों की शादी थी और घर में पूरा सा हड़कंप मचा हुआ था। घर वाले एकदम से परेशान हो चुके थे, मेहमान भी आने शुरू हो गए थे और यहाँ पर दुल्हन का कोई अता पता ही नहीं था। गाँव में यहाँ पर तरह तरह की बातें भी होने लगी थी उनको लेकर। कोई कहता कि ऐश्वर्या शादी ही नहीं करना चाहती और कोई तो ये कहता कि उसके जीवन में कोई और होगा और कई लोग तो यहाँ पर दहेज की भी बात करते। जितनी मुंह उतनी ही बातें। घर वाले एकदम से परेशान थे कि आखिर करे क्या। कार्ड छप चुके थे और रिश्तेदार घर में आ चुके थे। उनके मन में यहाँ पर एक ही प्रश्न था कि शादी टाल दे या फिर क्या करें हम यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर कुछ अचंभा होता है कि शादी के 2 दिन पहले यानी कि 16 मई को अचानक से ऐश्वर्या अपने घर आ जाती है। घर वालों ने यहाँ पर राहत की सांस ली। मोहल्ले और बाकी लोगों को भी यहाँ पर यह बात पता चली। जब उससे पूछताछ किया गया ना कि वो कहाँ गई थी और ऐसा क्यों किया उसने, तो ऐश्वर्या ने यह जवाब दिया कि उसके माता पिता बहुत परेशान थे क्योंकि लड़के वालों ने यहाँ पर बहुत ज्यादा दहेज की मांग की थी। उसे लगा था कि ये शादी को उसको तोड़ देना चाहिए, इसीलिए वो परेशान होकर कहीं चले गई थी। लेकिन फिर उसने ये बताया कि उसने जैसे तैसे करके तेजेश्वर से कांटेक्ट किया और उससे बातचीत की, ये सारी बातें बताई। उसके बाद उसके साथ सब ठीक हो गई, ऐसा उसने कहा। और वो यहाँ पर इस शादी को करने के लिए राजी भी हो गई थी उस वक्त। और लड़के वालों को भी यहाँ पर यह खबर मिल गई कि लड़की वापस लौट आई है। लड़के वाले भी यहाँ पर घर आए, ऐश्वर्या से बात भी की और दोनों लड़की लड़के को एक साथ बैठाकर उन्होंने बात भी करवाई। सब कुछ एकदम से फ्रेश चल रहा था और एकदम से अच्छा चल रहा था उस वक्त तक। यहाँ तक कि तेजेश्वर ने उस समय भी पूछा कि अगर तुम्हें अभी भी कोई समस्या है तो मुझे बता दो। ऐश्वर्या ने यहाँ पर कहा कि नहीं, मुझसे गलती हो गई थी, मैं तुमसे ही शादी करूंगी और तुम्हारे साथ ही रहूंगी जीवन भर। और दोनों के दोनों परिवार यहाँ पर एक बार फिर से एक हो गए और 18 मई 2025 को यह शादी बहुत ही धूमधाम से हो भी गई। 18 मई को क्या हुआ ना कि शादी होने के बाद ऐश्वर्या तेजेश्वर के घर पहुंची, यानी कि अपने ससुराल पहुंची और शादी होने के कुछ दिनों बाद वो अपने मायके में वापस लौटी। सब कुछ एकदम से अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ ना कि तेजेश्वर को अपनी बीवी यानी कि ऐश्वर्या के व्यवहार में थोड़े से चेंजेस आने दिखाई दिए। वह उससे बात करने में कतराती और उससे दूर दूर हमेशा रहती और हमेशा अपने फोन में चिपकी रहती, यानी कि कॉल पे। तेजेश्वर को लगा कि ये चल क्या रहा है यार, क्योंकि उसकी बीवी ऐश्वर्या यहाँ पर घंटों तक किसी से फोन में बात किया करती थी। उसने अपने पेरेंट्स से भी इसकी शिकायत की, ठीक वैसे ही जैसे कि सोनम के मामले में राजा रघुवंशी ने की कि सोनम उससे बात नहीं करती और फोन में घंटों तक किसी के साथ लगी रहती है हमेशा। तेजेश्वर के माता पिता ने उसको यहाँ पर यह समझाया कि बेटा थोड़ा सा नया नया माहौल है, नया नया वक्त है, थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगता है। ऐसा करके उसके माँ बाप ने यहाँ पर समझा दिया। उसको ये भी बोला गया कि बेटा कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब कुछ एकदम से नॉर्मल हो जाएगा। और तेजेश्वर ने भी यहाँ पर थोड़ा सा सब्र रखा और उसने भी सोचा कि धीरे धीरे सब कुछ एकदम से ठीक हो जाएगा। लेकिन वक्त यहाँ पर बीतता गया, लेकिन ऐश्वर्या तेजस के करीब गई ही नहीं। वो अपना ज्यादातर समय अपने फोन में ही बिताया करती। शादी को लगभग 1 महीने हो चुके थे। यहाँ पर 17 जून की तारीख आ चुकी थी और आपको याद होगा यहाँ की इस तारीख से पहले 2 जून के बाद और 3 जून के पहले सोनम और राजा रघुवंशी की कहानी पूरे देश में फैली हुई और राजा रघुवंशी की लाश मेघालय में बरामद की गई थी। और शादी के इतने कम समय में ही एक दुल्हन ने अपने दूल्हे को मार डाला था जिसने उससे शादी किया था। ये खबर हर किसी को बेचैन कर रही थी और ये खबर पूरे देश में फैली हुई थी आग की तरह। ठीक उसी वक्त ये कहानी चल रही थी तेजेश्वर और ऐश्वर्या के बीच। शादी को लगभग 1 महीने हो चुके थे, लेकिन ऐश्वर्या का रवैया अभी भी बदला नहीं था। पति तेजेश्वर एकदम से परेशान था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, उसकी पत्नी आखिर खुश क्यों नहीं है उसके साथ, उसके करीब आ क्यों नहीं। इसी दौरान 17 जून आता है और 17 जून को तेजेश्वर के पास एक कॉल आता है। उसे ये कहा जाता है कि जमीन नापने के लिए कहीं उसको चलना है, ऐसे फोन में उसको कहा जाता है। अब वो नंबर किसका था ये नहीं मालूम, अननोन नंबर से। कुछ लोग एक गाड़ी लेकर आते हैं और तेजेश्वर ऐसा ही हर बार जाया भी करता था, तो उनके साथ वो तेजेश्वर बैठ जाता है और घर से चला जाता है। ये बात 17 जून 2025 की है। उस दिन को ना तेजेश्वर उस गाड़ी में बैठकर उन लोगों के साथ जाता है, लेकिन वापस घर कभी भी नहीं लौटता है। उसके बाद पूरा का पूरा 17 जून बीत जाता है।
रात आ जाती है, रात भी बीत जाती है। घर वाले पूरी तरीके से परेशान थे कि आखिर तेजेश्वर गया तो गया कहाँ, क्योंकि ऐसा उसने कभी भी नहीं किया था। रात बीती, वो लौटा नहीं, उसका मोबाइल भी यहाँ पर बंद हो गया। इधर उधर पता करने के बाद तेजेश्वर के घर वाले कुरनूल के पुलिस स्टेशन गए कि मेरा बेटा आखिर गायब कहाँ हो गया। वहाँ पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद अपने बेटे की गुमशुदा होने की रिपोर्ट वो लिखवाते हैं। पुलिस यहाँ पर रिपोर्ट लिखकर जांच शुरू कर देती है। लेकिन 17 जून की रात को कुरनूल से करीबन 40 किलोमीटर दूर कुछ लोगों को एक सुनसान जगह पर एक लावारिस लाश मिलती है। कुछ लोग वहाँ पर नजदीकी पुलिस को वहां पर कॉल करते हैं। नजदीकी पुलिस वहां पर पहुंचती है और लाश को बरामद करती है और पोस्टमार्टम के लिए और आगे की कार्यवाही के लिए मर्चुरी भेज देती है। और पुलिस यहां पर हत्या का मामला भी दर्ज करती है, क्योंकि शरीर पर पूरे चाकू के बहुत सारे निशान से यहां पर ये साफ साबित हो रहा था कि ये कत्ल का मामला है। और पुलिस यहाँ पर जांच भी शुरू कर देती है। अब यहाँ पर हुआ यूं था कि तेजेश्वर के घर वालों ने जो रिपोर्ट लिखवाई थी उसके अनुसार पुलिस वालों ने यहाँ पर अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी थी और आसपास के पुलिस स्टेशन में भी अपनी जांच शुरू की थी कि आसपास कोई गुमशुदा आदमी या फिर कोई लाश या फिर कोई ऐसी चीज मिली होगी जिससे इस केस की कड़ी जुड़ सकती है। तभी उनको एक पुलिस स्टेशन से एक खबर मिलती है कि हाँ साहब एक लाश। तभी यहाँ पर पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं और उनको ये लगता है कि 17 जून को वो गायब हुआ था और 17 जून को उसी की लाश मिली। तो उसके बाद फौरन वो पुलिस वहां उस थाने में पहुंच, पुलिस तुरंत ही एकदम से उस थाने में पहुंचती है और उस मर्चुरी में जाती है जहां पर वो लाश रखी। और जो हुलिया और कपड़े जो तेजेश्वर के घर वाले ने बताए थे, इत्तेफाक से ये दोनों सेम मैच कर रहे थे। पुलिस ने यहाँ पर तुरंत ही तेजेश्वर के घर वालों को बुलाया और तेजेश्वर के घर वाले तुरंत ही वहां पर उस पुलिस स्टेशन में पहुंचे। लाश देखते ही उनके घर वाले रोने लगते हैं, क्योंकि ये लाश तेजेश्वर की और यहाँ पर एक मिसिंग रिपोर्ट अब एक मर्डर केस में बदल चुकी थी। अब यहाँ पर पुलिस अपनी जांच शुरू करती है, जो कि यहाँ पर तेजेश्वर जमीन नापने का काम करता था और वो एक सरकारी अधिकारी था। तो उनको ऐसा लगता है कि किसी ने उनको रिश्वत देने की कोशिश की और उन्होंने इनकार कर दिया होगा, इसलिए उनके दुश्मनों ने इसको मार दिया होगा। ऐसा करके पुलिस ने सिनेरियो बनाया अपने मन में। तेजेश्वर के घर वालों ने भी ऐसा बताया कि कई बार ऐसी धमकी मिली है उनके बेटे को और कई बार उनको मारने की भी धमकी आ चुकी है। अब पुलिस को यहाँ पर यह लगता है कि ये भी अंकल में भी हो सकता है और इस चीज की वजह से भी तेजेश्वर की मौत हो सकती है, इसलिए उन्होंने इस जरिए से अपनी पूछताछ और जांच शुरू की उस जरिए में। और इसी बीच पुलिस क्या करती है ना कि तेजेश्वर की मोबाइल रिकॉर्ड की एक लिस्ट निकालती है, यानी कि उसके रिकॉर्ड के बारे में पूरी पता करती है कि कॉल में वो किस किस से बात कर रहा था। पुलिस यहाँ पर उसके कॉल डिटेल को पूरी अच्छी तरीके से खंगालती है, लेकिन उनको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता जो संदिग्ध हो। उसके बाद वो घर वालों से भी पूछते हैं कि क्या उसकी कोई दुश्मनी थी, तो घर वाले भी यहाँ पर बताते हैं ऐसा कुछ भी नहीं था। तभी इसी बीच यहाँ पर पुलिस वालों को यह पता चलता है कि तेजेश्वर की 1 ही महीने पहले शादी हुई थी। अब यहाँ पर पूरे के पूरे देश में ना आपको बता दूं कि राजा और सोनम की कहानी एकदम से प्रचलित हो चुकी थी उस समय। तो कुरनूल पुलिस को भी वही एकदम सेम टू सेम एंगल इस केस के लिए भी लगा, तो उन्होंने उस जरिए से थोड़ा सोचना शुरू किया और उनको यहाँ पर यह भी पता चला कि उसकी शादी 1 महीने पहले हुई। और जैसे ही ये ख्याल पुलिस के जहन में आया ना, और जब पुलिस ने यहाँ पर उसके कॉल डिटेल निकाले ना, तो पुलिस एकदम से दंग रह गई थी, क्योंकि ऐश्वर्या यहाँ पर शादी के तुरंत बाद से पूरे 1 महीने तक किसी अनजान नंबर से बात कर रही थी। अब आमतौर पर ऐसा क्या होता है ना कि शादी के बाद लड़की अपने माता पिता से, भाई बहन से घंटों घंटों तक बात करती है, लेकिन किसी अननोन नंबर से वो क्यों ही बात करेगी, वो भी इतने लंबे लंबे ड्यूरेशन में। लेकिन ऐसा इस केस में हो रहा था। ऐश्वर्या बहुत लंबे टाइम तक 1-1, 2-2 घंटों तक किसी अनजान पर्सन से बात कर रही थी। अगर बात की जाए तो 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि 1 दिन बाकी था अभी भी। और 17 जून को यहाँ पर उसका पति गायब हो चुका था और उस अननोन नंबर में करीबन 2000 कॉल थे, और वो भी घंटों घंटों के ड्यूरेशन के। अब पुलिस को यहाँ पर बहुत ही गहरा शक हुआ कि यह बात क्या है यार, कि दुल्हन अपने पति को छोड़कर, अपने सास ससुर को छोड़कर किसी और व्यक्ति से घंटों घंटों तक बात कर रही है। अब जब उस नंबर को खंगाला गया तो पुलिस को यहाँ पर यह पता चलता है कि वो एक शख्स का नंबर है और जो कि एक बैंक में कर्मचारी के तौर पर काम करता है। अब यहाँ पर पुलिस ने तेजेश्वर के घर वालों से पूछताछ शुरू की कि शादी कब हुई थी, आप ऐश्वर्या को कब से जानते हैं, कितना जानते हैं और क्या क्या परिवर्तन आपने शादी के बाद देखा उसके अंदर। और यहाँ पर घर वालों ने हर छोटी बड़ी बात पुलिस को यहाँ पर बता दी कि कैसे ऐश्वर्या का रवैया थोड़ा सा चेंज था, वो अपने पति के करीब नहीं जाती थी और घर वालों से मिलती घुलती बिल्कुल नहीं थी और घंटों घंटों तक फोन में बात करती थी, ऐसा उनके बेटे ने उनको बताया था। ये सब जानकारी उन्होंने पुलिस को दे दी। अब वो 2000 कॉल, एक बैंक में काम करता हुआ कर्मचारी, और शादी के दिन, शादी के अगले दिन और ससुराल में आने के दिन, और ये सभी दिन से लेकर तेजेश्वर के गायब होने के दिन तक कई सारे कॉल ऐश्वर्या ने उसी कर्मचारी से किए थे। तो अब यहाँ पर पुलिस वालों को यहाँ पर शक हुआ ऐश्वर्या के ऊपर और ऐश्वर्या को पुलिस वालों ने पुलिस थाने बुलाया। और जैसे ही ये पूछताछ खत्म होती है ना, पुलिस तुरंत ही ऐश्वर्या के घर जाती है और ऐश्वर्या की माँ यानी कि तेजेश्वर के सास को थाने लेकर आती है और उनसे भी पूछताछ चालू कर देती है। और पुलिस ये ऐलान करती है तेजेश्वर की नई नवेली दुल्हन और उसकी मां यानी कि तेजेश्वर की सास को गिरफ्तार किया गया। सारी चीजें सुनकर सभी लोग एकदम से दंग रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सोनम के केस में तो सोनम थी, लेकिन यहाँ पर इस केस में तेजेश्वर की सास को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके ऊपर भी तक का दायरा बिल्कुल अच्छी तरीके से पड़ा हुआ था। उधर पुलिस की एक टीम उस बैंक के कर्मचारी को गिरफ्तार करने के लिए जाती है, लेकिन उसको ये सब पता चल जाता है कि ऐश्वर्या और उसकी माँ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, इसलिए वो भी वहां से गायब हो जाता है। अब पुलिस ने यहाँ पर दोनों माँ बेटी से पूछताछ की और ये सब बातचीत करने के बाद जो कहानी उनके सामने आती है, जो वो दोनों बताते हैं, वो यूं थी। वो जो बैंक कर्मचारी है ना, असल में
ऐश्वर्या की माँ के साथ उसका अफेयर था। अब यहाँ पर वक्त धीरे धीरे बीतने लगा और वक्त बीतने के साथ उस बैंक कर्मचारी का जो अफेयर था ना उसकी बेटी के साथ भी हो गया, यानी कि ऐश्वर्या के साथ। यानी कि वो यहाँ पर उसकी माँ के साथ और उसकी बेटी के साथ दोनों के साथ अफेयर चला रहा था, माँ बेटी के साथ एक साथ। यानी कि वो बैंक कर्मचारी अब एक साथ माँ और बेटी दोनों के साथ इश्क लड़ा रहा था। अब ये सिलसिला ऐसे ही बिना रोक टोक के, किसी को ना पता चले बिना ऐसे ही चल रहा था। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब माँ बेटी दोनों को पता चल जाता है कि वो लोग जिससे प्यार कर रहे हैं ना वो एक ही लड़का है, लेकिन एक दूसरे से वो लोग समझौता करते हैं और उस लड़के से लड़ाना जारी रखते हैं। अब यहाँ पे हो कुछ यूं रहा था कि समाज, बिरादरी और जितने भी रिश्तेदार थे ना उन लोगों की तरफ से एक दबाव आ रहा था ऐश्वर्या के रिश्ते के लिए, यानी कि उसके शादी के लिए। तो उसकी शादी करानी यहाँ पर जरूरी थी। और यहाँ पर दिक्कत यह भी थी ना कि उस लड़के के साथ, यानी कि उस बैंक कर्मचारी के साथ उसकी शादी नहीं हो सकती थी, क्योंकि आप जरा खुद सोचकर देखिए, एक घर में माँ बेटी दोनों एक ही साथ एक ही जन से अफेयर तो अच्छा नहीं लगता ना यार थोड़ा सा। तो इसको थोड़ा सा एलिब्रेट किया गया। किस तरीके से किया गया आगे बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर बीच का हल उन दोनों के द्वारा ये निकाला गया, यानी कि उन तीनों के द्वारा ये निकाला गया कि ऐश्वर्या की शादी कहीं और हम कर देते हैं और जो चल रहा है वो ऐसे ही चलते रहेगा, यानी कि सबके लिए सब कुछ एकदम सिंपल रहेगा। लेकिन शादी के एन वक्त पहले जो ऐश्वर्या भागी थी ना 5 दिन के लिए, वो ये सोचकर भागी थी, उसका असली खुलासा यहाँ पर ये हुआ कि ऐश्वर्या ये चाहती थी कि बैंक कर्मचारी के साथ उसकी शादी हो, इसलिए 5 दिन पहले वो भाग गई थी इसी कारणवश, और वहां पर आके वो झूठ बोली थी। उस बैंक कर्मचारी ने उस वक्त उसको ये समझाया कि मैं तुमसे अभी शादी नहीं कर सकता, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है हमको। उस बैंक कर्मचारी ने ऐश्वर्या को ये समझाया जिससे तुम शादी करने वाली हो ना वो पैसे वाला है, जो उसके पैसे होंगे उससे हम आगे चलकर ऐश कर सकते हैं, इसलिए तुम उससे शादी कर लो, ऐसा करके वो समझा दिया उसको। और बैंक कर्मचारी ने ऐश्वर्या को यहाँ पर यह भी समझाया कि तुम अगर शादी कर लेती हो तो शादी के कुछ महीनों बाद या फिर कुछ वक्त बाद हम तुम्हारे पति को मार देंगे, तो हमारे रास्ते में कोई आएगा भी नहीं, ऐसे करके उसने समझा दिया था उसको। और उसके मरने के बाद तुम उसकी विधवा बन जाओगी और विधवा होने के नाते उसकी सारी संपत्ति तुम्हारी होगी और वारिस तुम ही बनने वाली हो, ऐसा करके उसको। और यही सब सुनकर ऐश्वर्या घर वापस लौट आई और कुछ दिनों बाद उसने शादी कर ली उस लड़के से। यानी कि यहाँ पर ऐश्वर्या की शादी तेजेश्वर के साथ हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पर तेजेश्वर के साथ उसको रहना नहीं था, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत थी यहाँ पे। और उसने ये चीज जाकर अपने माँ को भी बता दी और माँ ने भी हाँ कहा। और वो जो प्रेमी था ना जो माँ बेटी से एक साथ प्यार करता, उसने भी इन लोगों को यहाँ पर वही समझाया। तो माँ ने भी यहाँ पर एग्जैक्टली वही कहा, हाँ चलो आगे चलकर उसको रास्ते से हटा देंगे। अब इसी प्लान के तहत में दोनों माँ बेटी राजी हो गए और ऐश्वर्या की भी शादी हो गई। लेकिन ऐश्वर्या अपने प्रेमी से लगातार टच में थी शादी के बाद भी। और 17 जून को उसके प्रेमी और 17 जून को उस बैंक कर्मचारी ने, यानी कि दोनों माँ बेटी के प्रेमी ने एक प्लान बनाया। और 17 जून को उस बैंक कर्मचारी ने ऐश्वर्या को कॉल किया और ये कहा कि सुपारी किलर के जरिए तुम्हारे पति को आज मारना है। उसके बाद उस बैंक कर्मचारी ने अपने ड्राइवर के साथ कुछ सुपारी किलर को ऐश्वर्या के घर भेजा। ये एक जमीन की माप करनी है, नपाई करनी है, ऐसा करके उसके पति यानी कि तेजेश्वर को बाहर निकाल के लाया और उसको बैठा के ले गए। तेजेश्वर क्या था ना कि साजिश से पूरी तरीके से अनजान था और उनके गाड़ी में वहां पर जाके बैठ गया था कि मुझे अपने काम करने हैं। और वो लोग उसको 40 किलोमीटर वहां से दूर ले गए और उसको गाड़ी के अंदर तेज धार चाकू से मार डाला, ठीक वैसे ही जिस तरीके से राजा रघुवंशी को तेज धार चाकू से मारा गया था। और जब उन्हें यह यकीन हो गया कि यह अब बढ़ चुका है तो रात के अंधेरे में सुनसान जगह पर उन्होंने उस लाश को फेंक दिया। और फेंकने के बाद उस लाश को वो लोग वहां से निकल गए। और जब ये अगले दिन खबर आई कि उसकी मौत हो चुकी है तो ऐश्वर्या ने अपनी एक्टिंग शुरू कर दी कि मैं विधवा हो गई, 1 महीने के अंतर्गत मेरी शादी के और घर वालों की तरफ से, मोहल्ले वालों की तरफ से और आसपास जितने भी लोग थे उनसे उनको सिंपैथी मिलने लगी। लेकिन उस वक्त भी बहुत लोग ऐसे थे जिनके जहन में सोनम और राजा की कहानी दौड़ रही थी। अभी वो बैंक कर्मचारी यानी कि वो प्रेमी फिलहाल तो फरार है और पुलिस उसको पकड़ने के लिए कई सारी जगह पर दबिश कर रही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि कैसे एक केस जो सबके जहन में रहता है वो कैसे दूसरे केस को इन्वेस्टिगेट करने में बहुत बड़ा मदद पहुंचा सकता है किसी को। और ये केस आज उसी का बहुत बड़ा उदाहरण है। और यहाँ पर कितनी सिमिलैरिटी है ना, जैसे कि शुरुआत में मैंने आपको बताया वो महीना था फरवरी का जब रिश्ता तय हुआ। 11 मई सोनम की शादी, 18 मई ऐश्वर्या की शादी और 2 जून को उसकी मौत। हालांकि राजा का कत्ल 23 मई को हुआ था, लेकिन उसकी लाश 2 जून को बरामद हुई थी और 17 जून को तेजेश्वर का कत्ल हुआ था। और सब तरफ जब ये कहानी चल रही होती है ना तो अगेन इंसान के मन में वही वाली बात आ जाती है कि आदमी यहाँ पर ये सोचने लग जाता है कि क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए और इन सब चीजों से आखिर कैसे बचना चाहिए। और वो लोग यहाँ पर क्या सोच रहे थे कि शादी के बाद करना क्या है, उसको मारना क्या है, उसकी दौलत से ऐश कैसे करेंगे हम लोग। सोच रहे हो इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग हो रही थी वहां पे। लेकिन यहाँ पर आप लोग इस रिश्ते में एक उलझन देख सकते हो कि एक माँ बेटी एक ही प्रेमी से प्यार कर रहे थे और उसके साथ वो दोनों रहना भी चाहते थे और समाज को पता ना चले इसके लिए उसकी शादी भी करानी थी उन लोग। और प्लानिंग ये भी था कि शादी के बाद पति का कत्ल करके वापस भी आना है और इस पूरे के पूरे रिश्ते को जमाने से छुपाकर वो आगे कायम भी रखना चाहते थे। और इसी वजह से यहाँ पर ऐश्वर्या और उसकी माँ को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि तेजेश्वर का कत्ल उसकी अपनी पत्नी और उसकी सास ने करवाया था मिलके। और किसके जरिए करवाया गया था, इसका उत्तर यह है कि ऐश्वर्या और उसकी माँ जिस प्रेमी से प्यार करती थी उसके जरिए। तो रिश्तों के इस जुर्म में कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है और कैसे
भी हो सकता है। बात यह है कि आप सतर्क किस तरीके से रहते हैं। और यहाँ पर हम लोग इस सच्ची घटना को जो बता रहे हैं ना, इसके पीछे किसी व्यक्ति या फिर किसी परिवार को बदनाम करना हमारा मकसद नहीं है। बस हम लोग यहाँ पर समाज में एक जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई भी गलत कदम ना उठाए। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।